meso compounds which have chiral carbon or chiral center। मतलब कायरल कार्बन हो या कायरल सेंटर हो, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तभी मीजो की बात उठेगी, है ना। बट ऑल्सो हैव सिमेट्री। आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। मीजो compounds are optically inactive। Meso compounds are optically inactive due to what? Internal compensation। मीजो कंपाउंड्स क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये ले लो, COS ले लो, OH OHH COH, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मीजो सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। फिर भी क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ऊपर वाला कार्बन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो नीचे वाला लिवो होगा। तो टार्टरिक एसिड क्या है? बेसिकली HC के साथ OH COH, और यहाँ C के साथ COH OH और H। टार्टरिक एसिड नेम लर्न कर लेना। तो टार्टरिक एसिड में टोटल कितने फॉर्म आएंगे? 2 कायरल कार्बन, एक ये 2 to 4, है ना। RS का कॉम्बिनेशन, बट क्या होगा? बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों आइडेंटिकल हो गया। इसको एक के ऊपर एक तुम रख सकते हो, पहले वाले को रोटेट करके रखोगे तो दूसरे वाले के ऊपर रख पाओगे। सोचो, इसको COH ऊपर है ना, इसमें COH ऊपर कॉपी के नीचे है, यहाँ भी कॉपी के नीचे हो गया, तो सेम हो गया, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट डिफरेंट, फर्स्ट ही रह जाएगा, ये मीजो हो गया। इसमें दोनों COH कॉपी के नीचे है, दोनों OH कॉपी के ऊपर, H भी कॉपी के ऊपर है। इसको बस तुम ऐसे रोटेट कर दोगे तो दोनों OH लेफ्ट में आ जाएगा, इसको एक के ऊपर एक रख दोगे तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब एक ही हो गया। जो मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होते वो इनएंसियमस होते हैं। जैसे इसको रखोगे, इसको एक के ऊपर एक रख ही नहीं सकते। तो OH है, OH कॉपी से ऊपर, H भी कॉपी से ऊपर आया, COH तुम्हारे नोटबुक के नीचे गया, ये गया ना। यहाँ यहाँ पे H और OH रखना था, H इधर, OH इधर, और ये COH। तो ये इसमें नो POS, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये इसका मिरर इमेज दोनों अलग होगा, दोनों के एक के ऊपर एक चाहो के रख दे तो नहीं रख पाओगे। सोचो, रख पा रहे हो? दोनों COH कॉपी के नीचे, या ये OH कॉपी के ऊपर है, और इसको इधर लाना चाहोगे कॉपी के ऊपर, रोटेट करोगे तो उल्टे पोजीशन पे आ जाएगा। या फिर ऐसे इन्वर्ट करके रखना चाहोगे तो दोनों OH और H कॉपी के नीचे चल जाएंगे। मतलब किसी भी हालत में एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। ये दोनों मिरर इमेज क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो ये DNL है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इसके लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है, तो ही मीजो होगा। इतना क्लियर? ओके, टोटल 3 आइसोमर्स। हाँ, DNL, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव।
अब इसको लिखोगे मिथाइल मिथाइल, वही मैंने पूछा था टोटल आइसोमर्स, पिछले बार बताया था ये कितने थे, फिर से पूछ लेता हूँ कि आईटी भी बार बार पूछता है। टोटल 3 isomers, there are 3 stereoisomers, हाँ 3 stereoisomers, याद रहेगा ना। अब ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो 3 स्टीरियोआइसोमर्स कौन सा था, जो लोग मिस किए होंगे उन्हें भी याद आ जाएगा। एमी दोनों ऊपर की ओर ले लो, सिस वाला फॉर्म, और एक हो गया ट्रांस। ट्रांस में कैसे होगा, मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे, बट ये क्या होगा, इसमें नो पीओएस, इसमें पीओएस है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों सेम होगा। इसको तुम मीजो लिख सकते हो, मीजो फॉर्म, बट ये क्या होगा, ये और इसका मिरर इमेज दोनों अलग होंगे। ये डी एन एल इनएंसियोमर्स, तो टोटल 3 आइसोमर्स होंगे, 3 आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसी तरह ये क्वेश्चन में बोला था प्रीवियस टाइम, ये मी है, मीजो कितना है पूछता, मीजो है ही नहीं, नो कायरल कार्बन, कायरल सेंटर होना जरूरी है, कायरल सेंटर है ही नहीं, है ना, इसमें 2 ही आएगा, सिस प्लस ट्रांस, 2 आइसोमर्स। हाँ अब बोलो, इतना में कोई डाउट है। हाँ वैष्णव बोलो। बताओ। सर कुछ क्वेश्चन में पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अभी यहाँ पे आपने सिस और ट्रांस बोला, हाँ मतलब काउंटिंग में थोड़ा बताओ ना कैसे अप्रोच करने का। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों मिला के हो गया। ओके। और कौन सा बोला तुमने, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब वो मीजो प्लस ये मिलके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल छोड़ दो, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब हो गया तुम्हारा एनेंसियोमर्स और मीजो मिलके, कितना है, तो मीजो भी मीजो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसको लेना है। हाँ वो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके हाँ ठीक और है, क्या बोला लेकिन तुमने। हाँ, और जैसे यहाँ पे सिस और ट्रांस है, हाँ वैसे अगर वैसे ऊपर भी सिस और ट्रांस है ना, ऊपर वाले एग्जांपल में, हाँ हाँ तो उसमें सिस और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, उसमें सिस के ही दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आ गए, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल 3, ज्योमेट्रिकल टोटल आइसोमर्स तुम्हारा हो जाएगा 3, टोटल पूछा तो। 3 टोटल हो गए, ऑप्टिकल लेकिन आइसोमर्स भी पूछे तो 3 ही होगा, क्योंकि वो A+M मान के चलते हैं। और ज्योमेट्रिकल पूछा तो इसमें इसका जो सिस और ट्रांस है, क्या वो कंसिडर करना है? हाँ नहीं, ज्योमेट्रिकल केवल पूछा तो सिस एंड ट्रांस ही केवल लोगे, ऑप्टिकल छोड़ दोगे फिर। तो उसमें उस टाइम 2 आएगा, है ना? हाँ उस समय 2 आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 ही रहेंगे, सिस एंड ट्रांस। ऑलराइट। ओके ये तो कर दिया, कौन सा हो गया इसमें,
अब इसको ले लो तुम, MEET, MECHOH, CHOH, CHOH, ET. How many isomers are there? यहाँ पे RS फॉर्म, यहाँ RS फॉर्म, RS फॉर्म, तो नंबर ऑफ OI कितना हो जाएगा? 2⁻3। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब A + M दोनों ऐड करके, A एनेंसियोमर्स और ये मीजो, दोनों काउंट करके टोटल 8 आएगा, 2⁻3। 3 सेंटर है ना, जैसे OH 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 HH यहाँ पे ले लो, फिर इसका मिरर इमेज, फिर 2OH ऊपर में रखो, OH लेफ्ट रखो, इस तरह से करते जाओगे। हाँ, इसमें मीजो नहीं आएगा, एक भी मीजो नहीं है इसमें। A is 8, मीजो इज 0। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता है कि इथाइल है ना, दोनों साइड मिथाइल रहता तो आ जाता। ओके, हाँ, अब दोनों साइड मिथाइल हो जाए, MECHOH, CHOH, CHOH Me, कितने होंगे आइसोमर्स? 6 होंगे। ओके, ए का वैल्यू ऑप्टिकली एक्टिव कितना होंगे, इनएक्टिव कितना होंगे? ओके, ओके, और लोग आंसर A4M2, 4 एक्टिव है। ओके, सबके अलग आंसर आ रहे हैं। तुमने 6 बोला, अभिनव ने 7 बोला, वैष्णव A का वैल्यू 4, M का वैल्यू 2, ऐसे बोल रहे हो ना? रॉन्ग हो रहे हो ना? राइट आंसर किसी का भी है? सबके आंसर रॉन्ग है, किसी को याद आ रहा है? 4 मेजोस की हो रहे हैं। ओके, मीजो 4 ही होगा, राइट? एक बार सोच तो लो, लाइक जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट तो टाइम लो। जब रॉन्ग करोगे ना तो मैं एग्जाम में बताऊंगा, तो उसमें एग्जाम में याद आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम ले लो, 1 मिनट चलेगा, बट सोचो, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही। किसी का तो आंसर राइट है। रॉन्ग हो रहा है सबका, ठीक है।
नहीं याद आ रहा तुम लोग का ना। देखो, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी, अनसिमेट्रिक है तो 2 n हो गया डायरेक्ट, अनसिमेट्रिक तो टोटल 2 n हो गया, मीजो 0 होगा, और सिमेट्रिक है तो कुछ मीजो आएगा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो था 2 n - 1, सीधे हाफ कर दो, जितना आना चाहिए, 3 सेंटर है तो सीधे 2 3 - 1, 2 4 - 1 प्लस, हाँ, अब यहाँ पे मीजो ऐड करोगे, मीजो वाला फॉर्म 2 n/2 - 1, एन सिंस तुम्हारा क्या हो गया, इवन है, तो दो केस बनेंगे, एन इज इवन, एन इज इवन नंबर, तो n/2 कैंसिल होकर कुछ आएगा और ये आ जाएगा, राइट। तो जो तुमने ऐड किया वो मीजो है, जो बाद वाला मीजो जो हो गया, ए का वैल्यू ये हो गया, एम का वैल्यू है 2 n/2 - 1, राइट, टोटल उतना हो गया। टोटल आइसोमर्स इतना था। ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, ए का वैल्यू, ए नहीं था वो, टोटल था, ए नहीं है वो, ये ए नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव ए जो हो गया 2 n - 1, और ये दोनों का ऐड करके आ गया, जैसे टार्टरिक एसिड, इसका बताओ, एन का वैल्यू क्या था, 2 था ना, अभी बताया था, टोटल आइसोमर्स 3 आ गए थे, एक्टिव कितने आ गए थे, 2 एक्टिव थे, एक इनएक्टिव था, 2 एक्टिव कैसे आ गया, 2 एन का वैल्यू 2 - 1 कर दोगे, राइट, 1, इतना आ गया एक्टिव, 2 n - 1, और m का वैल्यू 2 n/2 - 1, 2 - 2 - 1 0, मतलब 1, तो 2 एक्टिव और एक इनएक्टिव, ये था मेसो टार्टरिक एसिड का जो फॉर्म किया। अब n का वैल्यू ऑड हो तो क्या करेंगे, जो अभी केस दिया था मैंने 3 वाला, है ना, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 n - 1, मतलब 3 सेंटर है तो कितने होंगे टोटल, 2 3 - 1, 4 ही हो गए, सीधे हाफ हो गए, जितना आना चाहिए था, 2n आता है ना, सीधे हाफ कर दो, मतलब 5 सेंटर है और सिमेट्रिक है, तो ऐसे यदि अनसिमेट्रिक रहता था 2 5 32, हाँ, अभी कितना हो जाएगा, 2 5 - 1, मतलब कि, रुक जाओ अंकित, पहले एक्सप्लेन कर लेना मुझे, 2 5 - 1 4 आ जाएगा ना, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 n - 1, अब इसमें मीजो कितना होगा और ए कितना होगा, मीजो मतलब एम की बात करें हम लोग, तो ये आ जाता है 2, एन तो ऑड है, n/2 करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा नहीं, तो n - 1/2 करोगे, मतलब 2 3 - 1/2, 3 - 1/2 3 है, तो 2 1 2 ही आ जाएगा ना, तो 2 मीजो आ जाता है, और टोटल 4 हो जाता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे, ए का वैल्यू, दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा, ये टोटल था 2 n - 1, और ये 2 n - 1/2 मीजो मालूम है, माइनस कर दो तो आ जाएगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव कितना, मतलब ए कितना है, और टोटल ऐड करके आएगा। अब इसमें चलें कि आखिर ऐसा क्या आ गया, CH3 CHOH 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 CH3, ए का जो वैल्यू होगा 2 n - 1 प्लस 2 n - 1/2, ये देखो अभी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 3 - 1 प्लस 2 3 - 1/2,
4 माइनस ये कितना, ये माइनस है, माइनस 3 माइनस 1/2 2, तो 2 और मीजो आ गया वही 2n-1/2 2 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 4। हाँ आप हैंड रेस करो, बोलो ईशान। सर 4 ही आया था मतलब, लेकिन सर 4 मैंने बोला भी था वो 4 सर, लेकिन वो ऐसे नहीं आया मतलब ये काउंट करके। हाँ पहले तो मतलब मैंने वही एक्सपेक्ट किया था कि आया कि नहीं, उसमें ये नहीं मान चल रहा कि टोटल 4 कोई बोल रहे हो कि ऑप्टिकली एक्टिव 4 बोल रहे हो कि इनएक्टिव 4 बोल रहे हो। ठीक है, जिसका भी जो भी था आंसर अपना सर समझो लेकिन कैसे है। वो कॉन्सेप्ट सही है क्या? मतलब मैंने सोचा वो जो साइड के 2 OH है, बीच वाला नहीं, साइड के 2 वो कायरल है और बीच का कायरल नहीं है, तो 2 2 नहीं वो तो बताया ऐड था हो ना, गए। सूडो कायरल है, बीच वाला कायरल कैसे नहीं हुआ? हाँ बीच वाला सूडो कायरल है, इसलिए उसको 2 नहीं गिना, मतलब ऐसा अरे किया मैंने। तब तो बहुत गलत सोच लिया था तुमने। अच्छा ऐसा वही। नहीं। नहीं हाँ मतलब वो गलती से आंसर है, इसलिए पूछ रहा था कि हाँ, तो कैसे 4 होंगे, कौन कौन से 4 होंगे, तो चलो आगे तो देख लेते मतलब। हैं। अच्छा ठीक। ओके, इसकी बात करें हम लोग कि कौन से 4, राइट। चार तुम लोग डिराइव कर सकते हो। हाँ, नंबर ऑफ कायरल सेंटर n कायरल प्लस सूडो कायरल दोनों मिला के, कायरल प्लस सूडो कायरल दोनों काउंट करके करना। तो CH3 CHOH 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 CH3 ये दोनों कायरल है, और ये जो होगा सूडो कायरल ये होगा ना। तो कौन कौन से हैं जो शो करेंगे Me के साथ, ये तीनों H ले लो, H H H। अब ये बताओ मीजो है कि नहीं है, मीजो होगा तो इसको एक ही काउंट करना, इस पर दोनों H ऊपर की ओर ले लूंगा और एक H इधर ले लूँ। इस पर OH ऊपर नीचे कर दिया जाए। तो कौन कौन से चार है तुम्हें वो काउंट करके बताना है। OH फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, नाउ सेकंड थर्ड, OH OH H H OH। पहला व्हाट इज स्यूडो कायरल, वो वीडियो देखना ले लेते, भूल गया तुमने रिवाइज नहीं किया, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था सब, स्यूडो कायरल किसको बोलते हैं। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, ये मीजो हो गया, POS है। दूसरा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये और इसका मिरर इमेज ऐसे अलग अलग होंगे, H H। यही पॉसिबिलिटी था ना, मैंने क्या क्या लिया देखो, तीनों एच सेम साइड में, फिर OH पहले दूसरे पे, फिर OH पहले तीसरे पे, फिर OH ये दूसरे तीसरे पे, और तो कुछ नहीं आ सकता। अब ये मीजो हो गया तो तीनों एच, जब तुमने लेफ्ट किया तो राइट साइड भी आएगा, तो वो तो सेम आ जाएगा। जब मीजो आ गया तो ये तो दोनों सेम होंगे ना, तो वो एच हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया, ये तो सेम पड़ गया। ये दोनों डिफरेंट हो गए है ना, इसको सेकंड थर्ड बाद में नंबरिंग और चेंज करेंगे। अब इसका ये POS है, ये भी एक काउंट होगा, चार होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ऐसा, तो ये मीजो हो गया, तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों को सेम मान लो, मिरर इमेज में OH इधर OH इधर,
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये पांचवा और ये छठा काउंट होगा, तब तक 6 दिख रहे हैं। इसका मतलब कोई दो सेम है। कौन सा दो सेम है जो एक के ऊपर एक रख पाओगे? दो ही एक्टिव आना चाहिए था, और दो मीजो तो दिख गया तुम्हें। कौन कौन सा? फर्स्ट एंड फोर मीजो है। हाँ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, इसमें से कोई दो ही है, बाकी सेम है। एक के ऊपर एक रोटेट करके लाओ, तुम एक के ऊपर एक रख दोगे। सेकंड किससे इक्विवेलेंट है? फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? सेकंड फिफ्थ है कि सेकंड सिक्स्थ है? किसके इक्विवेलेंट है? सेकंड इज सिमिलर विद द फिफ्थ, सेकंड इज सिमिलर विद द सिक्स्थ। तुम लोग अलग अलग आंसर कर दो, राइट? सेकंड को रोटेट कर दो। ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा? हाँ, बट मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, हाँ, तो दोनों एच आएगा तो इधर आ जाएगा ना। किसका आंसर था? ईशान का शायद आंसर था, देखना होगा। हाँ, तो वो दोनों सेम आ रहा है ना। हाँ, 2 and 6, यस ईशान, वैष्णव ने भी बोल दिया था, ठीक है। तुम दोनों ने करेक्ट आंसर दिया, 2 and 6 सेम है। हाँ, तो 4 and 3rd and 5 सेम होगा ना। 2 and 5 आर मिरर इमेज। हाँ, 2 और 6 सेम हो गए, तो 3 and 5 आर सेम ना। तो 2 3 मिरर इमेज है ना। 3 and 5 सेम हो गए, 2 and 6 मिरर इमेज सेम हो गए। तो बस यही दो काउंट होगा ना, 2 3, फिर ये काउंटिंग हट गया, वो तो वही बना दिया गया। तब आ गया ना दो एक्टिव और दो इनएक्टिव। तो मीजो कौन कौन सा हो गया? 1 and 4, और ए कौन सा हो गया एक्टिव? 2 and 3, रेस्ट सेम है। यही चाह रहा है ना। पूरा एनालिसिस कर दिया मैंने, अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, और इससे फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। इतना एनालिसिस किया तो फॉर्मूला एग्जाम में भूलोगे नहीं है। हाँ, क्यों किया, कैसा किया, याद रह गए। ओके, बस ना, सबको क्लियर ना? आगे चले फिर। ओके, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है इसमें, ये राइट थ्रो एंड 3O। तो टी को ट्रांस जैसा मान लेना और ये सिस जैसा मान लेना। तो इसमें क्या होगा? सेम ग्रुप सेम साइड में ऐसे, तो ये राइट थ्रो करना, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, तो 3O हो जाएगा। टी से ट्रांस याद रखना। तो जैसे कि CHO हो गया, ये OH हो गया, तो ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये इराइथ्रो थ्रो होगा। तो ये ये सब वैसे बायोमोलिक्यूल में तुम लोग पढ़ना उसे। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा टॉपिक है कि तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। अब CHO CH2OH है, तो दो ही लेना था, मैंने 3 ले लिया था। OH, इधर OH, H और H, CHO CH2OH है। ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पड़ गए, इसको 3O बोलोगे।
जस्ट नेमिंग है। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये किसको मालूम है? हाँ हाँ, सेम ग्रुप से डिफाइंड है। हाँ मालूम है ललित राइट। हाँ, जैसे कि तुम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, बट आईआईटी में कभी क्वेश्चन आया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो बस समझ लो है क्या। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो चाहे ना हो, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए चेक ही नहीं करते हम लोग, सिर्फ पीओएस और सीओएस। वो भी सीओएस तो साइक्लिक कंपाउंड में आएगा, हर जगह पीओएस ही चेक करते हो, मेजर तो पीओएस ही है। ये क्या आता है, द इमेजिनरी एक्सिस along which a molecule is rotated 360 degree by n, then same picture of molecule appears। इतना बार रोटेट करोगे तो सेम पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स। जैसे कि वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 360 डिग्री बाई वन, उसको 360 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ही सेम आएगा। C2 मतलब 360 डिग्री बाई टू, टू टाइम्स रोटेट करोगे तो सेम आ जाएगा, हर 80 डिग्री पे सेम आएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल को यदि तुम 180 पे रोटेट करोगे ऐसे, इस तरह से, तब सेम आएगा। तुम्हारे सामने बड़ा वाला फेस आ जाएगा, छोटा वाला उधर चला जाएगा। अब C3 मतलब 3 टाइम्स तुम्हारे सामने सेम दिखेगा 120 डिग्री पे, हर 120 डिग्री पे सेम दिखेगा ऐसे। ये ले लो, एक बार 120 करोगे तो फिर ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा, इसके जगह पे ये इसके जगह चला जाएगा, तो ये होगा ना। प्लेन पे एक ट्रायंगल बना दो, एक ऊपर से एक्सिस डाल दो, C4 360 डिग्री बाई 4 90 डिग्री पे, तो वो स्क्वायर होगा, होगा ना। ये सब हो गया कि डिग्री पे होता कितना पे, बट इसका नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कि ये ले ले n के साथ mi, यहाँ n के साथ mi, ये n के साथ mi, ऐसे होगा। थोड़ा सा जो थोड़ा सा बनाने में रॉन्ग हो रहा है, 3 तो बना चुका मैं, तो फिर कौन कर रहा हूँ, थोड़ा बेटर वे में बनाता हूँ। सिमेट्रिकल दिखना चाहिए था, तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, 3 टाइम्स इट विल अपीयर सेम। सिमेट्रिकल ही तो है, हर 3 नाइट्रोजन के बीच में एक एक कार्बन है। ऐसे ये कर दे, इधर से A,
ये ए, ये ए, इधर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना टाइम होगा, इसको लो ऐसे रोटेट कर दो, ये C2 हो गया, मतलब 2 बार सेम दिखेगा, हर 8 C3 मतलब हर 120 पे सेम दिखेगा, ये 180 पे सेम होगा। एक बार 180 पे जब आओगे ना, पूरे फ्लिप कर दो पूरे, तो दोनों ए जो ऊपर है वो दोनों ए नीचे की ओर चले जाएंगे। हाँ। तो कितना बार फ्लिप करने पाएगा वो बताना था। जैसे OH Me, OH Me, H और H, ये जो हो गया यहाँ से पास करोगे C2 होगा ये, मतलब ईच 180 डिग्री पे वो सेम दिखेगा। कैसे रोटेट करोगे इसको, ऐसे वो एक्सिस कोई भी हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो तुम्हें देखना होगा। ऐसे रोटेट करोगे तो सेम पहुंच जाएगा ना, तो ये C2 है। ठीक है, तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हो, इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ओके, एक है, ये भी डेफिनेशन ही है बस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वन 180 डिग्री पर रोटेट किया, ऐसा बन जाएगा। अब इसका मिरर इमेज ले लें, तो फिर वो ऐसे दिखेगा। ये मिरर कहाँ करना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन रखना है, जैसे तुमने रोटेट किया, तो फर्स्ट एंड थर्ड सेम दिखना चाहिए। तो ये और ये सेम आ गया, तो ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब इसको डेफिनेशन में लिख दूं तो ये इसी से याद होगा, इफ अ मॉलिक्यूल is rotated along with imaginary axis by 360 degree by n, and after the rotation a mirror is placed perpendicular to the axis of rotation. If this reflection is same like first, yeah, same like the original structure, then AOR is called, axis of rotation is called alternating axis of symmetry. इसको मतलब करना क्या है, तुम्हें रोटेट करना है। जैसे ये इसमें C2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री बाई n, 360 डिग्री बाई 2 या 3 या 4 जो भी है, 360 डिग्री बाई 2 मतलब C2 होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर उसको मिरर इमेज ले आओ। मिरर इमेज को देख के क्या क्लियर हो रहा है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये रख दिया ऐसे ग्रुप, यहाँ पे ले लो B A, यहाँ पे ले लो A B,
ये ले लो बी ए, यहाँ पे ले लो ए बी, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दें हम लोग। तब होगा क्या, ये बी ए बी, ये बी ए और ये ए बी, तो इसका मिरर इमेज लेना है। तो क्या दिखेगा अभी, ये बी ए, इसका मिरर इमेज ए बी, ये ए बी, ये बी ए, अब ये दोनों सेम है। सो S4 is present, मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट 90 डिग्रीज प्रेजेंट। 90 डिग्री पर रोटेट करके लाए, फिर मिरर इमेज लाओ तो सेम आ जा रहा है। ओके, जनरली होता क्या है इसमें, POS COS AOS, POS नहीं है COS नहीं है, तो AOS हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट AOS नहीं होता है, तो ये तो इसके साथ चलता है ना। फिर भी POS सिमेट्री है, COS नहीं है, ठीक है, तो एक तो सिमेट्रिकल मिल गया, तो AOS में मिल जाता है ऐसा। तो जनरली होता है कि कुछ भी नहीं है तो चलता है, ऐसा भी हो सकता है, इसका एक्सेप्शन भी आता है। ऑल्सो देयर, क्या अब उसमें POS नहीं है COS नहीं है, फिर भी AOS है। हाँ, इसको तुम बोल देते हो काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव आता है वो। हाँ वैष्णव बोलो। ये कैसे अफेक्ट कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी को? इसीलिए तो बता रहा हूँ कि हम लोग केवल POS और COS ही लिखेंगे। बुक में लिख तो दिया है कि POS COS और AOS भी होना जरूरी तो है ना। एओएस पे कोई सवाल आते हैं? और AOS से कभी डेफिनेशन आ सकता है इसमें, IIT में जैसे AOS से आया था, उसी तरह अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिर्फ डेफिनेशन आएंगे दोनों, AOS और AOS। इस पे बस कोई IIT प्रॉब्लम में नहीं एक एक आएगा? क्वेश्चन ही आया है बस। हाँ, इस पे बस कोई एडवांस में कंपाउंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? किसमें नहीं, बस एक बार एक क्वेश्चन आ गया था AOS से और एक बार AOS से, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो तुम भी जब एक एक बार आया तो उस पर ध्यान मत दो, अब तुम्हें POS और COS ही ध्यान देना, बट है क्या थोड़ा तो समझ के रखो। ठीक है। क्या और ये कौन सा केस है जब आप बोल रहे हो वो बता देता? क्या जो केस बोल रहे हो एक्सेप्शन वो बता देना कोई कंपाउंड के साथ प्लीज। हाँ ये बता दिया, मतलब तुम्हें याद रहेगा ना, AOS और AOS से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हाँ तुम्हारे लिए POS COS से उसी से ही आएगा। मतलब देखो इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव मिला वो, एक्सेप्शन आ रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग उतना काउंट नहीं करते। ओके, नाउ रेसिमिक मिक्सचर क्या था, रेसिमाइजेशन विल बी कंसेप्ट जिसमें क्या होगा 50% D प्लस 50% L रहता है, ये है ना, जैसे Me है, C फ्री रेडिकल C2H5 है, H है, अब Cl रेडिकल मिला तो दोनों बनाएगा, तो रेसिमाइजेशन कर देगा C2H5 Me ClH, उसका मिरर इमेज भी उतना ही बना लेगा वो ET Cl MEH, तो ये रेसिमिक मिक्सचर बना। जैसे CH3
COH है, HCl, CH3 C के साथ OH, HCl, ऐसे हो गया। तो ये फॉर्म तो नहीं, इसको फिशर में लेना होगा तुम्हें। हाँ, OH CnH ऐसे, और एक इसका मिरर इमेज भी आएगा। ये रेसिमाइसन हो रहा है ना। तो पूछता है कि मिक्सचर क्या बनेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। एल्डिहाइड पे HCN का एडिशन इंपॉर्टेंट था, तो एल्डिहाइड चैप्टर में देखोगे HCN ऐड करोगे तो दोनों बनता है। नाउ ऐसे क्वेश्चन दे दे तुम्हें, H C डबल बॉन्ड CH2 H Me D है, यहाँ पे D2Ni डाला गया है, क्या बनेगा? क्या रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा क्या? डी तो सेम साइड से ऐड होगा, तो तुम्हें ये दो मिला, HD और CH2D, और यहाँ भी आ जाएगा D, दोनों अप साइड से आया या बैक साइड से आया, CH2D ऐसे मिलेगा ना। बट नीचे वाला पार्ट फिक्स है, नीचे वाले पार्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। Me राइट रहेगा, D नीचे रहेगा, HMe इधर रहेगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे फिर? सिर्फ इतना ही पार्ट मिरर इमेज आया, तब ये रेसिमाइजेशन नहीं हुआ, ये मिरर इमेज हुआ, तो ये डाइस्टेरियोमर बनेगा। डाइस्टेरियोमर्स मतलब जो मिरर इमेज नहीं है उसे डाइस्टेरियोमर्स बोलते हैं। यही था ना। ओके, नेक्स्ट रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन की बात करें हम लोग तो सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर को बोलते हैं। किसी को याद है कैसे सेपरेट करोगे रेसमिक मिक्सचर को? एनीवन अनम्यूट करके बता सकते हो? मुझे मालूम है किसी को याद नहीं होगा तुम लोग के ग्रुप में। किसी को भी याद है? उसको रिजॉल्व करना है। एनीवन? ललितेश तुम्हें याद है? नहीं, नॉट पॉसिबल। बताओ। हाँ ललितेश बोलो। आपने जो लास्ट कंपाउंड में उसको फ्यूचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे किया? अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, मुझे लगा मैं ये बोला था कि हैंड रेस करके कोई बता सकता है क्या रिजोल्यूशन। मैंने बोला कि किसी को नहीं आता होगा, आई चैलेंज। तुमने हाथ रेज किया, बट किसी को नहीं याद होगा। उसको कैसे प्रोजेक्ट किया? डी और डी डाल दो ना बस दोनों साइड। CH2 को डी दे दो और एक C को डी दे दो, बस वो बन गया फिशर में। डी करोगे तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मिला ना, तो जो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको फिशर में डालते हो। तब तो दोनों साइड आ सकता था ना, दो उसका आता है, एक R और एक S, तो दोनों बना दिया। चलो ठीक है। एनीवन? डिस्टिलेशन ना, मुझे मालूम है ना ये टॉपिक, ये वाला किसी को नहीं आता रिजोल्यूशन, इसीलिए लेते इसने हाथ बोला तो मैंने बोला नो, फिजिबल ही नहीं है, किसी को नहीं आता होगा। है नोट्स में है, बुकलेट में भी है रिजोल्यूशन, बट मुझे मालूम है ये पॉइंट नहीं याद रहता। हाँ, बॉटम कार्बन वोंट बी अफेक्टेड इन दैट। वो नीचे वाले का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो 10 कार्बन है तो 9 कार्बन जो अपने स्टेट में वो वैसे ही रहेगा। जो कार्बन अफेक्ट हो गया केवल वो R और S बनेगा अपना मिरर इमेज, बाकी सब एज इट इज पड़े रहेंगे।
हाँ, जो रिएक्शन होगा केवल वही डीएनएल होगा, बाकी पार्ट जिसका जिसका जो सेंटर का कंडीशन वो एज इट इज पड़ा रहेगा। हाँ, मैकेनिज्म में कभी भी रेसिमाइजेशन होगा तो एक ही कार्बन का डी और एल होगा ना, एक ही कार्बन का 2 फॉर्म बनेगा। मतलब जैसे फ्री रेडिकल मैंने बताया था, सीएल रेडिकल या तो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, तो एक में आर बना एक में एस बना। बट अदर को क्यों चेंज करना, अदर जैसे आर एस है वैसे पड़े रहेंगे। हाँ रोशन। बोलो। सर हम किसी और एनांशोमर को रिएक्ट करा सकते हैं रेसमिक मिक्सचर से, ओके, तो और हमको एक मिक्सचर मिलेगा डायस्टीरियोमर्स का जिनके पास डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्यों? पता नहीं सर, लो, तो पढ़ा। ये तुम कहीं कहीं से पढ़ के बोल रहे हो, गूगलिंग करते हो? हाँ सर। मालूम है, गूगल पढ़ के कुछ भी बोल लो। चलो ठीक है, उसे समझा देता हूँ, याद रहेगा। ओके देखो, अ, तुम्हें क्या करना है ना, जो रोशन बोल रहा था वही है, बट क्या है उसे समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, ये 50% डी है, मान लो प्लस फॉर्म है सर, और ये 50% एल है, ये माइनस फॉर्म बोलते हैं, प्लस माइनस फॉर्म। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट ले लो, एक ऐसे है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जब वो कंबाइन कर रहा है इसके साथ, तो ये जो 50% आर था और एस था ना, तभी आर के साथ एस आ जाएगा और ये एस के साथ एस आ जाएगा। मान लो एक फॉर्म यहाँ पे आर है और एक फॉर्म एस है ऐसे, तो ये एस जब कंबाइन करेगा तो एक आर के साथ एस और एक एस के साथ एस, तो जब ये दोनों रह जाएगा तब ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हो गए, जो इससे पहले बताया था ना क्वेश्चन कि डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। तो नाउ डायस्टीरियोमर्स हैज व्हाट, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सब अलग है, हीट का तो अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड। हाँ, तो ये हो गया आर एस प्लस ये एस एस, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। फिर रिएजेंट को सेपरेट कर दो, तो ये आर अलग मिल गया, एस अलग हो गया, सेपरेशन ऑफ रिएजेंट। तो जैसे एसिड हो गया, तो तुम प्योर फॉर्म जो लोगे, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये फॉर्म है, यहाँ पे एक आर का फॉर्म है, कुछ भी ग्रुप है ना, और ये COH है। आर फॉर्म में तो सब अलग अलग है, ABC जो भी ग्रुप है ना। अभी एसिड है, तो इसको हम लोग ऑप्टिकली प्योर अल्कोहल से रिएक्ट करोगे, तो एसिड प्लस अल्कोहल क्या बन जाता है, तो इसका 2 फॉर्म होगा, एक आर फॉर्म होगा तो एक एस भी होगा, तो इसका एस फॉर्म ले लोगे इधर, और ये COH है ना, एस फॉर्म इसका मिरर इमेज होगा, ऐसा ले लो। अब यहाँ पे OH से हम लोगों ने इसको रिएक्ट किया, OH और OH वाला जो लेंगे ऐसा, जो एक प्योर फॉर्म जैसे एस हो जाए, यहाँ पे ये जो भी रहेगा, ABC लिखा था, DEF लिख देते हैं। और जब तुम रिएक्ट करोगे एसिड प्लस अल्कोहल, तो OH और H बाहर, यहाँ भी OH और H बाहर। अब जो कंपाउंड बना वो ऐसा बन गया, ABC, ये COO DEF ऐसा, तब ये R सेंटर और यहाँ पे S आ गया। और जो दूसरा आ गया, वही तुम बोल रहे थे कि इसको भी चेंज करें क्या, नहीं, इसका जो सेंटर है ये S है, ये तो S ही रहेगा, उसमें क्यों फर्क पड़ेगा, और इधर ये जो सेंटर था वो रहेगा अपना, ये भी S आ गया। अब ये दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर्स, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसको सेपरेट कर लो। हाँ, तो सेपरेट हो गया ना, तो इट कैन बी सेपरेटेड इन 2 फॉर्म,
और एक बार ये दोनों अलग अलग हो गया, ए बी सी सी ओ सेपरेटेड, है ना? क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ये आर हो गया, एस हो गया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वापस ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा ना? हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हें ए बी सी सी ओ एच, अलग आ गया ना, वो पार्ट अलग निकल गया, तो यहाँ से आर वाला पार्ट रिकवर्ड हो गया ना। सिमिलरली एस पार्ट इज रिकवर्ड, उसको भी हाइड्रोलिसिस कर दो, वो भी रिकवर हो गया। हाँ, आप सबको क्लियर हो गया ये? स्क्रीन इज फ्लिकरिंग स्लाइटली, ओके। यहाँ तो टावर फुल ही है। ये लुइस हो रहा है स्क्रीन, तुम्हारे साइड से कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसे व्हाइट दिख रहा होगा, सबको व्हाइट ही दिख रहा है ना? ये लुइस हो रहा है और फ्लिकरिंग है, कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का। बहुत हल्का, ओके। और किसी भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अरे 15 रह गए तुम लोग, ये क्या है, इतने लोग निकल गए? अरे और लोग निकल जाए उससे पहले मुझे एक डिस्कशन कर दो। वेडनेसडे को कितने लेक्चर है तुम लोग को? नहीं, इस साइड से फोन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी लोग को नहीं आ रहा होगा। जस्ट अदर को भी यही स्क्रीन दिख रहा है क्या, और फ्लिकरिंग? सर प्लीज अभी क्लास स्टॉप मत कीजिएगा। क्या? आप स्टॉप मत करिए सर क्लास को अभी। हाँ, क्लास जब तक तुम लोग हो तब तक चलते रहेगा। हाँ सर, हम सब हैं। जब तक तुम लोग एग्रीड हो तब तक चलेगा वो। हाँ सर, हम हैं। देखो वही तो मैं मैं समझा तो रहा हूँ, टिका हुआ अल्टीमेटली फ्यूचर तुम लोग का है, मैं तो एक टीचर हूँ, वहीं पे बैठे रहूंगा, हूँ। बट हाँ तुम लोग का सर, 4 महीने में सब कुछ शेयर करना है। तो जब तक तुम लोग चाहोगे लेक्चर चलते रहेगा। मैं तो टिका हुआ हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें भी ये वो थोड़ा फ्लिकरिंग दिख रहा है क्या, जो वैष्णव बोल रहा है, ये लोइस कलर दिख रहा है कलर स्क्रीन का? नहीं सर, एकदम बराबर है। हाँ वैष्णव, तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है। अब मुझे वेडनेसडे का शेड्यूल बताओ वैष्णव, तुरंत देखो। एक सेकंड सर, हमारा मनीष सर का क्लास है, फिर कुंजेश सर का क्लास है, फिर गौरव सर का क्लास है। 12:30 to 2 फिजिक्स क्लास है, फिर 2:30 to 4 फिजिक्स है। नहीं, सुबह वाला केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर 5 to 7 मैथ्स है गौरव सर का। टोटल आवर्स कितने हो गए? 5.5। यस किस दिन कम लेक्चर है? 2 लेक्चर? सर, ट्यूसडे फ्राइडे सर। ट्यूसडे मेरे 3 लेक्चर होंगे। फ्राइडे, फ्राइडे मेरे 2 लेक्चर है। फ्राइडे को कब से कब है? सर फ्राइडे को 1 से 2:30 तक, फिर 3 to 5। 1 to 5 छोड़ के वही टाइम इन लोग को भी चाहिए। नहीं फिर भी एडजस्टेबल है। सर मेरा ना एक डाउट है, आप सवेरे क्लास ले सकते हैं क्या, 7 बजे? अरे नहीं नहीं, इतना मॉर्निंग मुश्किल है। एक उसको ही क्योंकि ये लाइक साउथ इंडिया में हमारे क्लासेस वहीं पे इतने सुबह स्टार्ट होते थे। यहाँ पे भी चलते, बट हम लोग का लेक्चर ना मॉर्निंग से लेके इवनिंग 8 o'clock तक रहता है, तो थोड़ा अच्छा, हाँ, डिफिकल्ट हो जाएगा। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक लगेगा, लेक्चर ही ले रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। हाँ ओके, ठीक है, मैं टाइम एडजस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ सर। ठीक है, चलो देखो अभी नेक्स्ट। सम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो तुम ऐसे भी कर लोगे, कंसेप्ट तो देखते जाओ। ये सब कंसेप्ट याद रहेगा तो क्लियर रहेगा। ओके, अमाइन इन्वर्सन।
क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, उस पर डिस्कशन कर सकते हो। हाँ बोलो, अनदर डाउट, प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट, वो नहीं क्लियर हुआ। ओके हाँ ललितेश बोलो। सर वो मेरा ही था, सेम चीज। कौन सा, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। सर लास्ट पार्ट उसकी समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या उसमें। अच्छा वो एसिड से हम लोगों ने डाइस्टीरियोमर बना दिया था, ये तो क्लियर था। हाँ सर वो तो क्लियर था। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बन गया, दोनों एस्टर क्या है डाइस्टीरियोमर से, डाइस्टीरियोमर से है, तो दोनों को बॉइलिंग पॉइंट अलग है, हीट कर दो, दोनों अलग अलग मिल गया, फिर हीट किया क्या हाइड्रोलिसिस सर कर दो। उसको? हीट हाँ किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर लो, जो भी मेथड है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, फिर सर कोई उसको मेथड से उसमें सेपरेट। H2O डाल दिया। हाँ फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड अलग हो गया, मिल गया तुम्हें दोनों अलग अलग। ठीक है सर। ओके अमाइन इन्वर्सन, अमाइन इन्वर्सन में क्या हो जाता है कि R1 है, N है, R2 है, R1 R2 R3, ये हो गया R1 R2 R3, ये फ्लिपिंग हो रहा है ना, इसी को अमाइन इन्वर्सन हम लोग बोल रहे हैं। इससे कायरल है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों हो जाएगा इसमें, ये कायरल कहलाएगा, ठीक है, चारों ग्रुप अलग है, राइट। फ्लिपिंग हो रही है, फ्लिपिंग मतलब जैसे एक अम्ब्रेला ले लो, बारिश में कैसे उल्टा हो जाता है, वैसे उलट गया, लोन पेयर लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तीनों ग्रुप उधर चले गए, तो ये ग्रुप इधर मूव कर गए और लोन पेयर इधर मूव कर गया, ये फ्लिप कर जा रहा है ना, इसमें फ्लिपिंग भी है। तो उस अम्ब्रेला का दो फॉर्म हम लोग कैसे बता सकते हैं, अम्ब्रेला जब तुम लोगे तो उसका दो फॉर्म है, एक स्ट्रेट वाला फॉर्म जब ऐसे है, और एक बारिश में उल्टा हो जा रहा है। तो एक ऐसा अम्ब्रेला तुम सोचो जो लगातार फ्लिप कर रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे अल्टरनेटिंग करेक्ट। अल्टरनेटिंग करेक्ट से तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। एक समय पर लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो अगले सेकंड वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो उसके और कभी कैटायन मूव कर रहा है कभी एनायन मूव कर रहा है, तो कोई भी अल्टीमेटली नहीं मूव कर पाएगा। तो एसी से तुम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। उसी तरह जब ये कायरल हो गया, फ्लिपिंग हो रहा है, तो ये अभी आर फॉर्म है, अगले सेकंड एस बन गया, फिर आर है, फिर एस हो गया, मतलब एक सेकंड में वो डेक्स्ट्रो रोटेटेड था, अगले सेकंड में लीवो बन गया वो, फिर डेक्स्ट्रो था, अगले में लीवो बन गया। अब लाइट पास करेगा ऐसे मिक्सचर से तो क्या होगा, तब तो सिमेट्रिकल हो गया ना, हर मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लगातार डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा ना। तो ये फ्लिपिंग हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो हम लोग ये भी सकते हैं नॉन रिजॉल्वेबल, क्या इसका दो फॉर्म अलग कर पाओगे तुम क्या, रिजॉल्व तो उसको करोगे डी और एल में, जो रेसमिक मिक्सचर है, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर था, वो भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा रिजॉल्वेबल है, तो जिसमें डी और एल अलग अलग दो मिल गए तो रिजॉल्वेबल है, बट यही खुद डी है और यही खुद एल है, तो क्या इसे अलग कर पाओगे। हाँ बट अमाइन इन्वर्सन रुक जाए, फ्लिपिंग कैसे रुकता है, उसको बैक साइड से अम्ब्रेला को बांध दो, जैसे पीछे से बांध दो तो ये अम्ब्रेला थोड़ा फ्लिपिंग रुक गया, एक और कर दोगे और रुक जाएगा ऐसे, अभी हो गया लोन पेयर, तब ये क्या होगा कायरल, ऑफ कोर्स कायरल तो है, चारों ग्रुप अलग अलग है, फ्लिपिंग नहीं, फ्लिपिंग रुक चुकी है, तब ये डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो ही रहा, लीवो है तो लीवो ही रहा, तो रिजॉल्वेबल, यस इट इज रिजॉल्वेबल, रिजॉल्व कर सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, तब तो ये एक्टिव हो गया ना, अभी इसका डी फॉर्म है तो डी ही है, अब एल में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ ये क्लियर है कि डाउट है इसमें। हाँ ललित बोलो। सर जब भी फ्लिपिंग हुआ तब वो रिजॉल्वेबल नहीं होगा
क्या ये कंडीशन है? हाँ फ्लिप हो गया तब तो दो पार्ट में हो गया ना, वो एक ही सेकंड में चेंज हो रहा है। अभी डेक्स्ट्रो है तो फिर लीवो हो गया, तो उसको अलग अलग दो कैसे कर पाओगे? डेक्स्ट्रो अलग निकाल पाओगे क्या? निकाल के लाए भी तो अगले सेकंड में लीवो बन गया वो, हाँ सर, फिर अगले सेकंड में डेक्स्ट्रो हो गया, तो तुम्हें डेक्स्ट्रो अलग कैसे अलग अलग कर पाओगे? हाँ सर, ठीक है। ओके वैष्णव, अंडरस्टूड। अब ये बता दो, ईटी एन एमई लोन पेयर ईटी एमई कायरल है। ये मैंने बताया था SIR लोन पेयर नॉट डिलोकलाइज्ड। जब डिलोकलाइज नहीं हो रहा था, कायरल तो है, चारों ग्रुप अलग लगते हैं, नाइट्रोजन कायरल है ना, और तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नो अमाइन इन्वर्सन, इन्वर्सन होगा ही नहीं, फ्लिपिंग होगा ही नहीं। ये भी क्लियर? MESOET रिजॉल्वेबल है क्या? रिजॉल्वेबल मतलब क्या होना चाहिए? रेसमिक मिक्सचर बनाएगा क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रिजॉल्व करके दो पार्ट लाओगे भी, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। हाँ रिजॉल्वेबल है, करेक्ट, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, ये कायरल है। क्यों? चारों ग्रुप अलग है, एक लोन पेयर भी है ना, ऐसे लोन पेयर नहीं दिखाया रहेगा तुम्हारे लिए तो तुम रॉन्ग करो, तो तुम्हें देखना होगा हाँ ये चारों अलग है। फ्लिपिंग इसमें नहीं होगा, फ्लिपिंग नाइट्रोजन का कंसेप्ट है ना, जो छोटे एटम है उसके लिए, सल्फर के लिए नहीं। नहीं तो सल्फर में भी ऐसी तरह लग रहा है ना, एक लोन पेयर और तीन है, तो फ्लिपिंग नहीं होगा, तो ये रिजॉल्वेबल होगा। तो ये रिजॉल्वेबल हो गया मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही ना, इसीलिए अमाइन इन्वर्सन का नेम है, सल्फर वगैरह के साथ नहीं होगा। ओके ये बता दिया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। सिमेट्री सिमेट्री ये कर दिया, अनसिमेट्रिकल DNL configuration, capital DLN configuration, इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा हूँ। हाँ ललित बोलो। वो जो लोन नॉट डीलोकलाइज लिखा है वो सर जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके लिए लिखा है। नहीं नहीं, वो SIR बताया था ना, SIR का पांचों केस याद होगा तुम्हें? हाँ सर। उसमें से एक केस ये भी था ना कि इसमें लोन पे नॉट डिलोकलाइज्ड। हाँ सर, तो वो ऊपर वाले कंपाउंड के लिए हम बात कर रहे हैं ना। NME2 वाला ना, वो कौन सा था SIR वाला? ठीक है। NME2 के साथ ऑर्थो पे दो ये वाला था ना, याद करो। हाँ वही है ना, तो नीचे वाला कहाँ SIR हो गया? SIR का तो लिस्ट याद रहना चाहिए तुम्हें अच्छे से, कौन कौन सा था SIR। ओके इन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? इफ मोर देन one chiral carbon is present, then DNL will be decided by last chiral
कार्बन, लास्ट कैरियर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे CHO हो गया, OH इधर राइट में है, CH2OH हो गया, H है, यहाँ पे OH राइट में है ना, इस तरह से इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलोगे। ये NH2 के लिए भी चलेगा वो, जिसमें लास्ट में OH इधर पे हो जाए, OHH ऐसा CH2OH दिखे, सेकंड लास्ट पे तो नहीं, तो इसको L ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये कैपिटल डी और कैपिटल L है ना, स्मॉल डी स्मॉल एल मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो सिर्फ लास्ट को देखेंगे हम लोग, उसके बेसिस पे नेम करेंगे। जैसे कि ये हो गया CHO OH H OH OH ले लो, CH2OH ले लो, ये 6 कार्बन हो गए। तो तुम्हें सिर्फ इसको देखना है कि लास्ट कार्बन को OH राइट में, इसका नेम D से करेंगे हम लोग, ये होगा डी ग्लूकोज। अमीनो एसिड्स में भी इसी तरह से करेंगे। इन अमीनो एसिड्स लास्ट देखोगे और ऐसा दिखा तो ये डी फॉर्म, जैसे COH कर दोगे तो इसका नाम सेराइन है, डी सेराइन, डी सेराइन, सेराइन, और L मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, OH से या तो करोगे या NH2 से करोगे। ओके नाउ ऑप्टिकल रोटेशन की हम लोग बात करें, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है वो कितना रोटेट करेगा इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा हो गया नेचर ऑफ लाइट, सोडियम का लाइट भेजा के पोटेशियम उसके अनुसार चेंज होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व किया गया था वो कैसा था। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर ml देखेंगे। और सिक्स्थ हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। अभी के लिए बाकी चार तो केमिकल काइनेटिक्स वगैरह इधर उधर आ जाता है, ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थीटा ऑब्जॉर्ब जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये 2 पॉइंट, थीटा ऑब्जॉर्ब is directly proportional to C, directly proportional to L। तो अब स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे, अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन, तो होगा थीटा ऑब्जॉर्ब कितना डिग्री उसने रोटेट किया बाई कंसंट्रेशन इनटू लेंथ, ऐसे। अब वो डिपेंड करेगा कि उसका लैम्डा क्या भेजा है तुमने, कौन सा, और एक सर्टेन टेम्परेचर क्या है। तो स्पेसिफिक रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन कितना रोटेट कर रहा वो है, तो कंसंट्रेशन जितना टाइम ज्यादा होगा उतना आएगा। तो अल्फा प्लस या माइनस कैसे आता है, वो तो स्पेसिफिक रोटेशन हो गया उसका, सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे सुक्रोज ब्रेक होता है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में, तो सुक्रोज तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तुम्हें याद आ रहा हो केमिकल काइनेटिक्स तो, है ना। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जब उसमें डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में किया तो ग्लूकोज भी तुम्हारा क्या था, डेक्स्ट्रो एंड वो था लीवो, दूसरा जो हो गया। दोनों का फॉर्मूला तो C6H12 वो 6 ही है, बट लीवो वाला का अल्फा ज्यादा था, ग्लूकोज वही फॉर्मूला बट उसका अल्फा कम था, मतलब उसका रोटेट करने की एबिलिटी ज्यादा थी हर मॉलिक्यूल की। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब पर मॉलिक्यूल रोटेट करने की एबिलिटी कितनी है, राइट। अल्फा सबका अलग अलग मॉलिक्यूल,
ग्लूकोज ही है, वही हो गया एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म में ब्रेक पर डी फॉर्म एल फॉर्म नहीं बोलेगा, दो अलग फॉर्म में हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है ना, फिर भी रोटेशन एबिलिटी एकदम अलग होगी। हाँ बोलो। सर जो एंगल होता है इसमें नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, जो टी और एल फॉर्म है, वो कौन सा एंगल है? ऑब्जर्व्ड एंगल है कि अल्फा है? प्लस माइनस जो हो रहा है ना, हाँ, वो अल्फा भी है, अल्फा भी प्लस माइनस होगा, थीटा भी प्लस माइनस होगा। तो थीटा हमें प्लस हो गया कौन तो सा अल्फा भी प्लस आ जाएगा। तो जब हम लोग यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग को क्या क्या दिखता है? देखेंगे कि यदि डेक्स्ट्रो हो गया है ना, तो उसका अल्फा प्लस मान लो +3 डिग्री होगा, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन 3 डिग्री से रोटेट कर सकता है। थीटा मान लो कि 18 डिग्री से रोटेट हुआ और कंसंट्रेशन 6 है, तो अल्फा हो गया 18/6 मतलब 3 डिग्री, तो अल्फा +3 रखोगे, थीटा +3 +18 था तो ये +3 हो गया। अब थीटा डेक्स्ट्रो लीवो आ गया, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है ना, तो मान लो कि थीटा आ गया -18 डिग्री, तो अल्फा आएगा -3 डिग्री। तो स्पेसिफिक रोटेशन है क्या एग्जैक्टली? पर यूनिट कंसंट्रेशन कितना रोटेट करेगा। थीटा हो गया कि वो तक जितने मॉलिक्यूल मिले सब उसको रोटेट करते चले गए, है ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम ज्यादा कर दो, बोलो कि मेरे इस सॉल्यूशन में ज्यादा पावर है, ज्यादा रोटेट किया उसने, है ना, बट एक मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है, और उसको डेंसिटी से समझ लो, डेंसिटी कैसा होता है, हाँ किसी की डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो अल्फा को डेंसिटी से रिलेट करो। हाँ। तो कौन सा हैवी, आयरन की कॉटन, ऑफ कोर्स आयरन ज्यादा हैवी है, क्यों, सेम वॉल्यूम लोगे तो ना। अब तुम हाँ आयरन 1 ग्राम ले जाओ और कोई 5 kg कॉटन लेकर आ जाए कि कॉटन ज्यादा हैवी है, तो वॉल्यूम सेम रख के देखना होगा ना कि नहीं, यूनिट वॉल्यूम के लिए कैसा है। उसी तरह हाँ। पर मतलब हर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल कितना रोटेट करने की एबिलिटी रखता है वो अल्फा बताएगा। और अगर वैसा कोई केस आया जिसमें मेरे पास एक ट्यूब है, हाँ सॉल्यूशन में भरा हुआ है, वो हाँ लाइट रोटेट हुआ, लेकिन जो बाहर दिखा, जो बाहर लाइट आया, सपोज वो सिर्फ 20 डिग्री डिविएटेड है, लेकिन करेक्ट। अंदर अगर वो घूम घूम के 20 डिग्री हुआ तो वो कैसे पता चलेगा हमको? वो कितना टाइम रोटेट होकर आ रहा है, हाँ अच्छा तुम ये बोल रहे हो। हाँ, अगर वो तो घूम घूम हाँ, के तो गया वो तो तो सॉल्यूशन तुम कितना टाइम करोगे उस पे आएगा, तो हम लोग टाइम सॉल्यूशन मतलब? का कंसंट्रेशन चेंज करते जाएंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि 1 डिग्री पे आया इतना, 2 डिग्री पे इतना बढ़ गया, 3 डिग्री पे इतना आ गया, है ना, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, है ना, तो हाँ। थीटा बढ़ते जाएगा, एक समय के बाद रोटेशन फिर वापस आने लगेगा वो, तो दिख जाएगा ना कि हाँ अच्छा, इतना के बाद वो लंबा ये आ गया। लंबा प्रोसेस है एक्सपेरिमेंटेशन का। हाँ, तभी तो आता है ना, वो तो कैलकुलेट कर लोगे, साइक्लिक प्रोसेस है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ के बाद से 360 हो गया। ओके। तो अल्फा को तुम डेंसिटी से रिलेट करना है कि पर यूनिट कंसंट्रेशन कितना रोटेट कर रहा है, उसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे, और पर समझा। यूनिट लेंथ। हाँ ओके। पार्टिसिपेंट 12, ये तो लग रहा है जैसा कि हम लोग T20 खेल रहे हैं, इंडिया हार रहा हो लास्ट में, सब धीरे धीरे बैकफुट पे जा रहे हैं। डेटा खत्म हो गया, ओके, ये सभी प्रॉब्लम होगा, डेटा खत्म होगा, मोबाइल डिस्चार्ज, लैपटॉप, हाँ कई चीजें हो सकती हैं। The specific rotation is observed by 1 gram per ml of solution. स्पेसिफिक रोटेशन मैंने क्या दिखाया था, थीटा बाई सी इंटू एल ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जॉर्ब बाई 1 ग्राम पर ml solution in 1 डेसीमीटर ट्यूब, 1 डेसीमीटर ट्यूब, वही हो गया ना, थीटा बाई सी इंटू एल, सी इसमें ले लेना, एल डेसीमीटर में ले लो, बस ये हो गया। तो स्पेसिफिक रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी जैसा हो गया ना, इज द characteristics of molecules and does not depend on concentration of solution.
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना। ये उस मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड लेंथ ऑफ ट्यूब, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी है। अल्फा का वैल्यू कितना लिखा था मैंने वहां, थीटा ऑब्जॉर्ब्ड बाय C into L। जैसे क्वेश्चन दे दें 6 ग्राम 2-butanol is dissolved in 250 ml solution. The absorbed rotation is plus 30 degree. Length of tube is given to be 300 mm. So alpha is what? Direct question. तो आंसर भी मैं ही कर देता हूँ, उतना टाइम क्यों लगाना। थीटा कितना होगा 30 बाई C कितना लेना होगा ग्राम पर ml, 6/250 और L डेसीमीटर। थ्री ना, 100 mm 1 डेसी सेंटीमीटर ना, डेसी से डेसीमीटर की बात करेंगे। क्लियर हो गया। और बोलता है कि सॉल्यूशन को कर दिया गया, इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देगा तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा रिमेन्स अनचेंज, अल्फा को इससे मतलब नहीं है, टोटल रोटेशन चेंज हो जाएगा बट अल्फा पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 250 है। अच्छा ठीक है, वो जो भी रहे। इफ डाइल्यूटेड अल्फा सेम बट कंसंट्रेशन कम हो गया ना तो थीटा डिक्रीजेस। क्लियर हुआ ना। डाइल्यूट करोगे तो अल्फा पे फर्क नहीं पड़ेगा, या कंसंट्रेटेड क्या अल्फा पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग थीटा चेंज होगा। थीटा इज इक्वल टू समथिंग इनटू L और ये। ओके क्लियर। हाँ वो डेसी सेंटीमीटर को डिफाइन नहीं किया हुआ, उन लोगों ने ट्यूब को उसी के अकॉर्डिंग लिया है। तुम्हें mm में हम लोग रखते नहीं है, बहुत छोटा पड़ जाता है। तो इस सॉल्यूशन को देखने के लिए कम से कम उतना लंबा ट्यूब चाहिए, तो मीटर में नहीं चाहिए, 2-4 मीटर में, या मिलीमीटर में नहीं चाहिए, डेसीमीटर में कंफर्टेबल पड़ता है, तो डेसीमीटर में ही मेजर कर लिया गया। एनेंसियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी, वो क्या डिफाइंड है। जैसे डेक्स्ट्रो 100% ले लो तो लीवो 0% हो गया, तो एनेंसियोमेरिक एक्सेस इसको ई लिख रहे हैं, या ऑप्टिकल प्योरिटी ओपी करके लिख रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा एनेंसियोमेरिक एक्सेस। टेबल बना देते हैं। 100% प्योर है ना, एक इनेंसियोमर्स 100% एक्सेस है, तो रेसमिक मिक्सचर 0 है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा ही नहीं। अल्फा का वैल्यू मान लो +H डिग्री है तो वही रहेगा। अब 80% डी हो गया, और तो L कितना होगा 20%,
इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना बोलेंगे हम लोग? एक जो है इनेंशियोमेरिक कितना एक्सेस है? एक्टिव वाला कितना हो गया? जो 20% एल है लीवो, वो 20% डी के इफेक्ट को खत्म करेगा, तो 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस कहलाया जाएगा। क्लियर? जैसे 75% हो गया और ये 25% हो गया, एक 75%, एक 50% ज्यादा पड़ा हुआ है, तो रेसमिक मिक्सचर कितना परसेंट होगा? ये क्वेश्चन आते रहता है। 80%, 20%, 60% एक्सेस है, तो 20% डी, 20% एल के इफेक्ट को खत्म किया ना, तो 40% रेसमिक हो गया, या जो एक्सेस हो गया उससे माइनस कर दो, 40% आ गया। नेक्स्ट का क्या होगा? अब इसका थीटा की बात करो, अल्फा छोड़ दो, थीटा पे आ जाओ। थीटा ए प्लस एक्स था, तो इसका थीटा कितना आएगा? 40% तो इनएक्टिव हो गया। डेक्स्ट्रो वाला कितना ज्यादा बचा हुआ है? 60% एक्सेस है, तो वो प्लस में रोटेट करेगा, कितना? 0.6x। यहाँ कितना हो गया? ये 50% रेसमिक हो गया, 25% एल, 25% डी के इफेक्ट को खत्म कर दिया, जो बचा 50% डी बचा, तो डेक्स्ट्रो होगा, मतलब ओवरऑल थीटा क्या बच जाएगा? प्लस, और कितना आएगा? 0.5x, ऐसे होगा ना। अब दोनों 50% हो जाए तो कोई एक्सेस नहीं है, जीरो। रेसमिक मिक्सचर 100%, तो रोटेशन जीरो आएगा। इसमें से कोई एक टेबल पूछ लेगा तुमसे। अभी 25% हो गया, ये 75% हो गया, लीवो ज्यादा पड़ गया। इनेंशियोमेरिक एक्सेस, लीवो ज्यादा है, कितना? 50%। कौन सा बचा? एल ना। रेसमिक मिक्सचर तो 50% ही बचा, तो लीवो ज्यादा है, तो माइनस साइन आएगा, 0.5x। अब ये 20% और ये 80% है, तो 60% लीवो ज्यादा है ना, 40% रेसमिक मिक्सचर है, तो माइनस 0.6x। ये जीरो लोगे, ये 100% हो गया, ये 100%, ये जीरो, ये -x। ये क्लियर हो गया होगा लास्ट वाला, फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट। जैसे क्वेश्चन है, ये COH है, ये HROH है, हाँ एक मिनट लेते, OHH है, ये COH है, ये अल्फा का वैल्यू +20 डिग्री है। तो इसका बताओ, COH के साथ OH, OH, H, COH, तो इसका अल्फा क्या होगा? हाँ ललितेश बोलो। सर वो एक बार बताना, थीटा माइनस 0.6x कैसे हुआ सर? अब लियो बच गया ना, कौन सा बच गया? 20% डी था, हाँ सर। 20% डी है, तो 20% एल के इफेक्ट को खत्म कर दिया, हाँ जो बचा 60। 60% एल बच गया, हाँ सर। तो निगेटिव आ गया, और 60% है तो 0.6x। ओके, और अगर सर 100% होगा तो हम बस x लिखेंगे ओनली? हाँ -x, मतलब 100% को x मान ले रहे हैं हम लोग, उसी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, कि 100% डी है तो +x लिखेंगे, और 100% एल है तो -x लिखा। ठीक है सर। जीरो, क्योंकि ये मीजो है। ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन देते हैं तुम्हें।
इसका थीटा मालूम है तो दूसरे का बताओ। इससे इसका नहीं बता सकते, इसका मिरर इमेज का बता सकते हो। मिरर इमेज का कितना होगा? COH है, ये OH हो गया, H हो गया, यहाँ H है, ये OH है, COH है, इसका अल्फा -20 डिग्री होगा। एक प्लस है तो दूसरा इसका माइनस होगा। ओके, ओके। अब कंफर्मेशन वाला पार्ट करना हम लोग को। कितने बच गए? 10। हाफ हो चुके तुम लोग, ठीक है। कंफर्मेशन अब यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, राइट? तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। कल कल तो लेक्चर नहीं ले रहा हूँ मैं, बट वेडनेसडे फ्राइडे में भी एक कोई लेक्चर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग के टाइमिंग में मंगा लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। अब तो कोई बैकअप लेक्चर नहीं चल रहा है ना, सब ओवर हो चुका है ना बैकअप लेक्चर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर में बैलेंस करता हूँ।